सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के सबसे पहले सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 77 की बात करेंगे। पर सेक्शन नंबर 77 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चार्ज चैप्टर का नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्यों रखा गया है। इस चैप्टर का नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रखने के पीछे केवल और केवल एक ही फिलॉसफी है, टू एलिमिनेट द कॉर्पोरेट फ्रॉड, ताकि एक ही कोलेट्रल एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ना ले लिया जाए। इसी चीज को रेगुलराइज करने के लिए, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए चार्ज क्रिएट करने से अब काम नहीं चलेगा। आपको क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास में रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। इसके लिए यहां पर आरओसी ने मतलब लॉ मेकर ने टोटल मिलाकर 9 फॉर्म्स इशू करके रखे हुए हैं। जब जब जैसे जैसे सेक्शंस हमारे पास आएंगे, इन फॉर्म को मैं आपके साथ उस सेक्शन के साथ भी लिंक करवाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको इन 9 फॉर्म्स के नाम और नंबर एक बार बता देता हूं। सबसे पहले CHG 1 फॉर्म जो होता है, इट इज फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। आपने यदि एप्लीकेशन दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस तो CHG 2 में आरओसी यदि सेटिस्फाइड है तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। यदि आपने एप्लीकेशन दी थी CHG 1 में फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के लिए और आरओसी यदि आपकी एप्लीकेशन सेटिस्फाइड है तो आरओसी आपको CHG 3 में सर्टिफिकेट इशू कर देगा फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। CHG 4 और CHG 5, CHG 4 होता है एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस और CHG 5 होता है सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। CHG 6 जो होता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और डायरेक्टर और ऑफिसर बाय द चार्ज होल्डर, और इसका इंटीमेशन दिया जाता है आरओसी को। कौन इंटीमेशन देता है? चार्ज होल्डर देता है। CHG 7 ये एक तरीके का रजिस्टर ऑफ चार्ज होता है, इंडेक्स ऑफ चार्ज होता है जो कि कंपनी मेंटेन करके रखती है। CHG 8 फॉर्म जो होता है वो बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। जब भी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देती है फॉर सेटिस्फेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस में, यदि उन्होंने कोई डिले कर दिया है तो उसके डिले को कंडोन करने के लिए वहां पर क्या करेगी? एप्लीकेशन देती है अंडर सेक्शन नंबर 87। एंड लास्ट में एक फॉर्म होता है CHG 9। यदि आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लेस यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लिया है आपने, तो फिर वहां पर आपको CHG 1 नहीं, आपको CHG 9 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फिर हम लोग यदि चार्ज की बात करें तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है जहां पर कोलेट्रल फिक्स होती है, सर्टेन होती है, आइडेंटिफाइड होती है। लेकिन कोलेट्रल फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसमें जो कोलेट्रल होती है वो फ्लोटिंग इन नेचर होती है, लाइक स्टॉक एंड डेटर, है ना, जिसका ट्रेडिंग, जिसकी सेल परचेस जो भी कंपनी होती है वो कंपनी कर सकती है। जब भी फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है दोस्तों, इसको लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 77 में आते हैं। तो यहाँ पर जब भी कंपनी लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो बेसिकली लोन देने वाले को हम लोग यहाँ पर लेंडर को चार्ज होल्डर बोल देते हैं, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चार्ज क्रिएट किया है, क्रिएट होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर उसको उस चार्ज को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब यदि कंपनी चार्ज को 30 डेज में रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई नॉर्मल फीस के साथ, तो अब आपको एडिशनल फीस पे करके आप उसको अगले 30 डेज में क्या कर सकते हो मालिक? रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर अगला सवाल ये उठता है कि यदि कंपनी 30+30 यानी कि 60 डेज में भी चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई, तो फिर उसके बाद में ये बात आती है कि कंपनी अनदर 60 डेज में आफ्टर पेमेंट ऑफ एड वैलोरम ड्यूटी, एड वैलोरम फीस, कंपनी यहां पर क्या कर सकती है? उस पर्टिकुलर चार्ज को रजिस्टर्ड कर सकती है। ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 77 का एक बेसिक प्रोविजन टू रजिस्ट्रेशन दी चार्जेस। अब सेक्शन नंबर 77 सबसेक्शन नंबर 3 एंड सबसेक्शन नंबर 4 जो होता है वो बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। यदि ये चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो देखो, कंपनी की लाइबिलिटी विल रिमेन सेम। व्हाई विल रिमेन सेम? बिकॉज लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है अनजस्ट एनरिचमेंट का। मतलब यदि कंपनी ने किसी से पैसा लिया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको वो पैसा तो लौटाना पड़ेगा, चाहे वहां पर वो चार्ज रजिस्टर्ड हो या ना हो, बट उसको वो पैसा वहां पर लौटाना तो पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज इन्होंने जो यहां पर बोली है बेटा जी, कि अब इसका इंपैक्ट आएगा चार्ज होल्डर के ऊपर। यदि चार्ज रजिस्टर्ड होता तो चार्ज होल्डर विल बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर, बट चूंकि अब ये चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो चार्ज होल्डर यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा, और उसको अब यहां पर पेमेंट तभी मिलेगा जब सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद यदि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है तो पूरा पैसा मिल जाएगा, इनसफिशिएंट फंड है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, और यदि कंपनी के पास फंड ही नहीं है तो अब बदकिस्मती उस चार्ज होल्डर की कि उसको यहां पर कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा।
तो यहां पर ये सेक्शन नंबर 77 की बात हो गई है और सेक्शन नंबर 77 में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अंडर फॉर्म नंबर CHG 1 और CHG 9 एज द केस में भी, और ROC यदि हमारे इन सारे डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाइड है तो ROC हमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इशू कर देगा अंडर फॉर्म नंबर CHG 2। और यहां पर एक और चीज की क्लियरिटी कि चार्ज को रजिस्टर्ड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो कंपनी की होगी। ये जो भी मैं आपसे 30+30+60 की बात कर रहा हूं, ये आफ्टर अमेंडमेंट आए हुए प्रोविजन की बात कर रहा हूं, यानी कि 2 नवंबर 2018 के बाद के प्रोविजन की बात कर रहा हूं। तो अब सेक्शन नंबर 77 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं यहां पर कर चुका हूं। अब सेक्शन नंबर 78 और 79 का एक कंबाइंड पॉडकास्ट अगले पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन 2 पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड गाइस।